जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि आखिर केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में बेसिकली दोस्तों हम लोग जो स्टडी करते हैं वो आपकी रहती है जो मैटर की कंपोजिशन होती है, मैटर की कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ मैटर, या इसको हिंदी में कहा जाता है द्रव्य का संगठन। ठीक है, द्रव्य का संगठन। और एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक पार्टिकल। बेसिक पार्टिकल मतलब जैसे कि एटम्स होती है, मॉलिक्यूल्स होती है ना। तो यहाँ पर अवयवी कणों की संरचना, अवयवी कणों की संरचना। तो दो चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में। एक तो होती है कि मैटर की कंपोजिशन क्या क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या क्या है, ठीक है, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बनी हुई है। और दूसरी है यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेसिक पार्टिकल। बेसिक पार्टिकल मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स हो गई, एटम्स हो गई, है ना, अणु या परमाणु हो गई। तो उन सभी की अवयवी कणों की संरचना कैसे है, आखिर वहाँ पर वो किस प्रकार से व्यवस्थित है, या वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं आपकी केमिस्ट्री में। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि आखिर जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके बारे में सबसे पहले हमको किसने बताया। तो लेवाइजर करके एक वैज्ञानिक है, लेवाइजियर नाम के एक वैज्ञानिक है। इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इसे आधुनिक रसायन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, आधुनिक रसायन का जन्मदाता कहा जाता है, वो आपके लेवाइजर हैं। लेवाइजर ने केमिस्ट्री में क्या क्या योगदान दिया है, तो इन्होंने ही हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताया है। किसके बारे में? द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में बताया है। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में लेवाइजर ने बताया। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो खोज की थी वो हीलियम की खोज की थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमने लेवाइजर ने बताया था। और इसी को आधुनिक जो केमिस्ट्री होती है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री होती है या आधुनिक रसायन होती है, उनके फादर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके जन्मदाता लेवाइजर ही थे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्य की आखिर कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज़ होती है आप लोग की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो जन्मदाता है आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन का, वो है लेवाइजर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, अर्थात द्रव्य की अवस्थाओं की। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की हम लोग बात करते हैं कि आखिर मैटर या द्रव्य की कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती है। द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हुए हैं इसमें, एक फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुए, एक केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुए। अगर हम लोग भौतिक अवस्थाओं के आधार पर बात करें तो पहले पढ़ते हैं हम लोग भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, है ना। फिजिकल बेसिस पे अगर बात करें कि आपके स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है, तो वो तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी सॉलिड, जिसको हम लोग ठोस कहते हैं, दूसरी होती है लिक्विड, जिसको हम लोग द्रव कहते हैं, और तीसरा होता है गैसियस, है ना, जो जिसको हम लोग बोलते हैं गैस। तो भौतिक अवस्थाओं या फिजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि आखिर स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है, तो वो आपकी तीन टाइप की होती है, एक सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी होती है गैसियस होती है। अच्छा, यहाँ पर ये द्रव्य किसको बोलते हैं या स्टेट्स मैटर किसको कहा जाता है, तो मैटर वो होता है जिसकी मास होती है, ठीक है, जो कोई वॉल्यूम कवर करता है ना, जो कोई आयतन घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है,
और जिसमें एनर्जी होती है। अब यहाँ पर बात करें कि आखिर मास किसको कहा जाता है, तो मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि मैटर किसको कहते हैं, तो मैटर क्या होती है, तो मैटर में क्या होती है, मास होती है और इसका कोई वॉल्यूम होता है, और इसको हम लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों से, है ना, या इंद्रियों से हम लोग इसको छू सकते हैं। तो हम अपनी बॉडी से इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मैटर या द्रव्य क्या होते हैं, जिसमें द्रव्यमान होते हैं और वो जगह घेरती है। और द्रव्यमान किसको कहते हैं, द्रव्यमान जो होती है द्रव्य की मात्रा होती है या क्वांटिटी ऑफ मैटर्स होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अगर द्रव की अवस्थाओं की बात करें तो 3 टाइप की होती है। एक सॉलिड होती है जिसको हिंदी में ठोस कहा जाता है, दूसरा लिक्विड होती है जिसको हिंदी में द्रव कहा जाता है, और तीसरा होता है गैस, ठीक है, जिसको हिंदी में भी गैस कहा जाता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि फिजिकल बेसिस पे जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं वो होती कैसी है। हम लोग जानते हैं क्या कि सॉलिड में जो होती है, जो अवयवी कण होती है ना, जो बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स होती है, वो काफ़ी क्लोज रहती है एक दूसरे के, और इसीलिए यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे रहती है, फिक्स रहता है। इसका वॉल्यूम कैसा रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें इसके शेप की, इसके आकार की बात करें, है ना, इसका आयतन क्या होता है, ये होता है निश्चित होता है ठोसों में। और ठोसों की जो आकृति होती है या आकार होती है, उसके शेप की बात करें तो ये भी कैसे होती है, फिक्स्ड होती है। ठोसों में ये चीज़ होती है कि यहाँ पर इसका आयतन भी फिक्स होता है और इसका शेप या आकार भी फिक्स होता है। लिक्विड में अगर बात करें तो लिक्विड में क्या होती है, इसकी जो वॉल्यूम होती है ये तो फिक्स रहती है, लेकिन इसके शेप फिक्स नहीं रहती। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, लिक्विड में इसकी शेप फिक्स्ड नहीं रहती। शेप फिक्स्ड नहीं रहती इसका मतलब है अगर आप इसको गोलाकार किसी बर्तन में डालो तो वो गोलाकार आकृति की हो जाएगी, और अगर बेलनाकार किसी बर्तन में डालो तो वो बेलनाकार हो जाती है, सिंपल। तो इसलिए यहाँ पर लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। अब बात करते हैं गैसों की, तो गैसों में क्या होती है, ना तो इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, ना मतलब इसका आयतन फिक्स भी नहीं रहता, और ना तो इसकी कोई शेप होती है, ठीक है। तो इसकी शेप रैंडम रहती है, जिस अगर इसको खुला छोड़ दो तो लगातार फैलती जाती है, ठीक है। जिस भी बर्तन में रखो उस टाइप की ये हो जाती है जैसे लिक्विड में होती है। तो यहाँ पर और थोड़ी सी इसमें डिफरेंस बताऊँ तो यहाँ पर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होती है, वो काफ़ी क्लोज रहते हैं। इसमें जो एक बल लगती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतराण्विक बल जो होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। अगर मैं बात करूँ कि अंतराण्विक बल, या इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है, और उसके बाद क्या होती है, गैसों की होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो सॉलिड होती है उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और उसकी शेप भी फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होती हैं वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज रहते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड्स में जो अवयवी कण हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स रहती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है बजाय लिक्विड या गैस में। गैसों में सबसे कम होती है, इसलिए ये रैंडमली मोशन करते हैं। अगर आप इसको खुला छोड़ते हैं तो ये इधर उधर फैल जाती है। लिक्विड्स में भी क्या होती है, इसकी ये फोर्स कम होती है सॉलिड से, इसलिए क्या होती है जब लिक्विड को हम लोग ऐसे निकालते हैं बर्तन से तो वो भी फैल जाती है ना। टेंडेंसी इसमें फैलने की ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होती है बजाय इसके, और इससे भी स्ट्रॉन्ग सॉलिड की होती है। सॉलिड इसीलिए अगर आप किसी सॉलिड को छोड़ दो तो वो फैलती नहीं, वो अपनी फिक्स्ड शेप में रहती है। तो ये आपकी फिजिकल बेसिस पे स्टेट्स ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग रासायनिक आधार पर, ठीक है, केमिकल बेसिस पे अगर बात करें कि आखिर द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप की होती है। एक होता है आपका तत्व, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। दूसरा होता है आपका कंपाउंड, जिसको कहा जाता है यौगिक।
ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। और तीसरी जो टाइप की होती है वो होती है मिक्सचर, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रण और इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर। तो 3 टाइप की यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है केमिकल बेसिस पे। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, इसको कंपाउंड, इसको मिक्सचर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आखिर एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं और मिक्सचर किसको बोलते हैं। तो देखो, आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा। तो पीरियोडिक टेबल में, या इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो सभी क्या है, तत्व हैं। वो सभी क्या है, तत्व हैं। तो तत्वों की संख्या जो है या एलिमेंट्स की जो नंबर्स है वो फिक्स है आपके, लगभग ये 118 के आसपास होती है। तो 118 तत्व यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं हमारी अर्थ पे। अभी फिर हम जितनी रिसर्च अभी तक हुई है, जितना हम लोग जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तो वो क्या है, 118 है। आप पीरियोडिक टेबल में इसको देख सकते हैं आराम से। तो एलिमेंट्स क्या होती है, एक ही चीज़ों से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अच्छा इस एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, फ्लोरीन है, तो ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर यौगिक की बात करते हैं। यौगिक मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। तो यौगिक जो होती है मोर देन 2 एलिमेंट्स से बनी होती हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों से, 2 या अधिक तत्वों से बनी होती है। मतलब जो कंपाउंड होते हैं मोर देन 2 एलिमेंट से बनी होती हैं। अब यहाँ पर इसकी जो खास बात है जो इसको डिफरेंट करती है मिक्सचर से, यौगिक और मिक्सचर में जनरली कन्फ्यूज़न होता है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे इसका एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यौगिक में ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से तो मिलकर बनी होती है, लेकिन इस पर जो इसकी प्रोपोर्शन होती है, जिन चीज़ों से ये मिलकर बनी होती है, जिन कंपाउंड से ये मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, वहाँ पर प्रोपोर्शन जो इसका अनुपात है ना, अवयविक अणु का जो अनुपात है वो कैसे रहती है, फिक्स्ड रहती है। यहाँ पर प्रोपोर्शन कैसे रहती है, फिक्स रहती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एग्जाम्पल में CO2 है, तो यहाँ पर O और C और O के बीच अगर रेशो की बात करूँ तो 1:2 होता है। वैसे H2O में अगर बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 1:, इसमें CO2 में 1:2 है और H2O में 2:1 है। तो ये कंपोजिशन फिक्स रहती है। ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में क्या होती है, वाटर में हमेशा आप किसी भी पोर्शन को ले लो, वहाँ पर 2 मोल्स हाइड्रोजन रहेंगे और 1 मोल ऑक्सीजन रहेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर कंपाउंड की अगर बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होती है, ये आपकी 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है या तो यौगिकों से मिलकर बनी होती है। 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर भी आपका मिक्सचर बना सकता है, या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर भी आपकी मिक्सचर बना सकती है। तो 2 या अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बनी होती है ना, इससे मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इसमें प्रोपोर्शन जो रहती है वो फिक्स्ड नहीं रहती, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं रहती। जैसे कि अगर इसे एग्जांपल्स की बात करूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम लोग मान लो 1 ग्लास वाटर है, 1 ग्लास वाटर में हम लोग 1 स्पून या 1 चम्मच शक्कर डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, ठीक है, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है, या तो हम लोग डाल सकते हैं 2 चम्मच नमक डाल सकते हैं, या तो 3 चम्मच नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी यहाँ पे क्वांटिटी मिक्सअप कर रहे हैं। तो 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच नमक मिला लीजिए, या 2 चम्मच मिला लीजिए, या 3 चम्मच मिला दीजिए, जो आपकी मर्जी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होती। अब जैसे कि और है कि हम लोग 1 ग्लास वाटर में रेत मिला दिए या पत्थर मिला दिए, तो ये भी क्या है, मिक्सर की श्रेणी में आता है या इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि तत्व आखिर किसको कहा जाता है, यौगिक किसको कहा जाता है और मिक्सचर किसको कहा जाता है। तीनों चीज़ें आपको समझ आई होगी, ठीक है। मैं एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ। तत्व जो रहती है आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं वही आपके तत्व हैं।
इन तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर हम लोग यौगिक भी बना सकते हैं और मिक्सचर भी बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यौगिक जो होती है हमेशा इसकी प्रोपोर्शन फिक्स होती है। ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है, इसकी जो प्रोपोर्शन होती है वो फिक्स रहती है। जैसे CO2 को ले लो और H2O को ले लो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जैसे NH3 और है, CO2 है, H2O है, तो ये सभी जो रहती हैं आपके कंपाउंड्स में आती हैं। तो कंपाउंड में हमेशा ध्यान रखना प्रोपोर्शन फिक्स होती है। मिक्सर में ये चीज़ें नहीं होती, मिक्सर में आपके प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होती, ये दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनी होती है, प्रोपोर्शन इसकी फिक्स नहीं होती। और इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक गिलास पानी में आप लोग 1 चम्मच नमक डाल दो या 1 चम्मच शक्कर भी डाल सकते हो, तो प्रोपोर्शन यहाँ पे अलग अलग होती है, नमक की, शक्कर की, पानी की, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। मिक्सचर दो टाइप की होती है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, इसको मैं थोड़ी सी देर बाद बताऊँगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ये तो हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हिंदी में कहा जाता है गलनांक कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है गलनांक कहा जाता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट आखिर किससे कहा जाता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी मैटर की सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होती है। मतलब टेम्परेचर एट विच मैटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे कि बात करते हैं बर्फ़ की, ये हम लोग की बर्फ़ है, ठीक है, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है आइस कहा जाता है। तो अगर इस आइस के बारे में बात करें तो आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मान लो ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा और राइज होने के बाद ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट से ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है कौन सी टेम्परेचर में, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होती है, स्टेट जो फेस होती है वो चेंज होती है। फेस कहाँ से कहाँ, सॉलिड से कहाँ जाती है, लिक्विड में जाती है। तो हमेशा याद रखना जो फेस है या अवस्था जो होती है, अवस्था हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, ठोस से द्रव में इसमें कन्वर्जन होती है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में यहाँ पे क्या होती है, कन्वर्ट होती है, किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर ठोस से द्रव में उसका क्या हो, अवस्था परिवर्तन हो या फेस चेंज हो, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स होती है। जैसे कि वाटर की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आयरन की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट कहलाती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है ना, एक टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर जो मैटर होती है वो सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती हैं, अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर अगर हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी मैटर में अगर इम्प्योरिटी या कंपाउंड्स की या किसी भी मैटर में अगर हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इम्प्योरिटी मिलाने से हमेशा उस मैटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है राइज करती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हिंदी में कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है। तो जो क्वथनांक होती है, तो क्वथनांक एक ऐसा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच मैटर चेंजेस इट्स फेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। ओके, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती है, जो इसकी फेस चेंजेस होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ होती है, लिक्विड टू गैस होती है। तो लिक्विड टू गैस अगर क्या इसको हिंदी में कहा जाए तो द्रव से अगर ये गैस अवस्था में जाती है तो जिस टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट होती है लिक्विड से गैस में, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर सिंपल बात करें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर या जल का क्वथनांक जो होता है
वो आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अगर हम लोग प्रेशर या इसको हिंदी में कहा जाता है दाब को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो हमेशा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होती है। इम्प्योरिटी अगर मिलाते हैं तब भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती है। ये चीज़ें मैंने आपको फिजिक्स में बताई थी कि आखिर दाब को इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कैसे होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं लिया था वो है कुकर में होता क्या है, जैसे ये कुकर है, कुकर में मान लो यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये हम लोग का वाटर है। अब वाटर के साथ साथ यहाँ पे हम लोग अनाज, जो भी चावल है या जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पका रहे हैं उसको अंदर डाल देते हैं। तो होता क्या है, देखो नॉर्मली जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है वाटर की, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। लेकिन चूँकि प्रेशर कुकर में क्या होती है, प्रेशर बढ़ती जाती है लगातार, है ना, प्रेशर लगातार बढ़ते जाती है। तो प्रेशर बढ़ने से कारण क्या होती है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है किसकी, वाटर की, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट लगभग ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पहले होती थी वो 125 डिग्री सेंटीग्रेड चली जाती है, 125 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड चली जाती है इसकी कुकर में जो रखी पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने से या क्वथनांक के बढ़ने से होता क्या है, क्वथनांक के बढ़ने से यहाँ पर जो इसकी गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो लेटेंट हीट यहाँ पे इंक्रीज़ होने से चावल जल्दी पकता है, इसलिए कुकर में चावल जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होती है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुई तो इसमें क्वथनांक भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। और क्वथनांक किसको बोलते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाती है। कौन सी अवस्था से? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मिक्सचर की। आखिर मिक्सचर किसे कहा जाता है, जो मैंने आपको बोला था कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर 2 प्रकार की होती हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रण। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मिश्रण, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर। तो मिक्सचर आपके 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। 2 टाइप के यहाँ पे मिक्सचर हम लोग को प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण हिंदी में, और इसको बोलते हैं हम लोग विषमांगी, इसको बोलते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये बहुत इजी है, आप लोग देखिए मैं बताता हूँ इसको। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ लेते हैं। एक होता है हम लोग का विलायक और दूसरा होता है विलेय, ठीक है। एक होता है हम लोग का विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन बनाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विलयन। क्या बनाती है, विलयन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीज़ों से सॉल्यूशन मिलकर बनती है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हम लोग एक वाटर लेते हैं। अब 1 ग्लास वाटर लिए, यहाँ पे 1 ग्लास अगर वाटर लिए, ये हम लोग का वाटर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाल दिया। क्या डाल दिए, 1 स्पून सॉल्ट डाल दिए, ठीक है। 1 चम्मच हम लोग यहाँ पे नमक डाल दिए। अब 1 चम्मच अगर नमक डालेंगे तो जब यहाँ पे नमक को पानी में घोलते हैं तो पूरी की पूरी कंप्लीटली क्या होती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग किसी भी एक पोर्शन को अगर उठाएं, जैसे इसमें यहाँ पे इतने भाग को अगर उठाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो वाटर और जो सॉल्ट वो क्या होती है, बराबर मात्रा में मिले होती हैं। यहाँ पर भी अगर बात करें तो आप लोग किसी भी भाग को उठा लो, अगर 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक डालते हो तो जो नमक होती है सभी तरफ बराबर मात्रा में फैलती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। मतलब इसमें विलेय और विलायक इस तरह से मिक्सअप होते हैं, है ना। जो सॉल्यूशन बनती है वो ऐसी होती है कि यहाँ पर किसी भी भाग को देखो, किसी भी भाग को आप उठाकर उसका स्टडी करो तो वहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी और उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सब जगह, हर एक जगह इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और उसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो जितने क्वांटिटी में वहाँ पे
H2O है उतनी क्वांटिटी में वहाँ पे क्या रहेगा, NaCl भी रहेगा अगर H2O में NaCl को हम लोग मिक्सअप करते हैं तो। अब यहाँ पे बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होती है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इक्वल नहीं होती हर जगह, और प्रॉपर्टी भी इक्वल नहीं होती, प्रॉपर्टी भी एक जैसी नहीं होती। जैसे कि अगर इस एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे मान लो ये हम लोग का एक गिलास वाटर है। अब एक गिलास वाटर में अगर मैं यहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रख देता हूँ तो पत्थर को अगर इसमें डालता हूँ तो क्या वो पत्थर इस पर घुलेगी, नहीं घुलेगी, वो क्या होगी नीचे की ओर यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगी या अवक्षेपित हो जाएगी। या रेत को डाल देता हूँ अगर पानी में तो वो भी क्या होगी, नीचे की ओर जाकर जम जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिखते हैं कि सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होती है, ये सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स है, तो वो पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाती है। तो क्या यहाँ पर ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है इस सॉल्वेंट पे बराबर मिली, नहीं मिली, है ना। तो इसलिए विसमांगी मतलब अंग जो रहती, देखो यहाँ पे सम अंगी मतलब सभी जगह इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, समान होती है। विषम अंगी मतलब यहाँ पर विषम होती है, विषम मतलब अलग होती है ना। तो यहाँ पर जो देखो यहाँ पे रेत की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस तरह से ये होती है विषमांगी मिश्रण और ये होती है आपकी समांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पानी में रेत या पानी में कंकड़, पानी में और मिट्टी वगैरह है, तो वो चीज़ें हमको क्लियरली दिखाई देती हैं, है ना। अब यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं हम लोग कुछ और सॉल्यूशन की, जैसे कि एक होती है कोलाइडी विलयन होती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में भी कोलाइडी ही कहा जाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन उसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं कोलाइडी मिश्रण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोलाइडी मिश्रण, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आखिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन होती क्या है, यहाँ पर बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी मिश्रण वे मिश्रण होती है जिसमें विलय की जो साइज होती है, जैसे देखो सॉल्यूशन जो बनती है दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होती है आपकी सॉल्यूट और दूसरी होती है आपकी सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों चीज़ों से मिलकर यहाँ पर बनी होती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लोग कोलाइडी सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडी सॉल्यूशन की जो बात होती है, कोलाइडल मिक्सचर की अगर बात होती है, तो वहाँ पे साइज की अगर बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग विलय, इसको क्या बोलते हैं, विलय, और इसको बोलते हैं हम लोग विलायक। तो विलय की जो आकार होती है या साइज ऑफ सॉल्यूट जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है साइज ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होती है या कोलाइडल जो मिक्सचर होती है उसमें सॉल्यूट का जो साइज़ होता है, आकार होता है, वो आपके सॉल्वेंट के आकार से बहुत ज़्यादा होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पायस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको पायस कहा जाता है। तो पायस में होता क्या है, इसमें यहाँ पर सॉल्यूट जो होती है और जो सॉल्वेंट होती है, ठीक है, तो सॉल्यूट ही द्रव होती है और सॉल्वेंट जो होती है वो भी कैसे होती है, द्रव होती है। तो पायस में ध्यान रखना, जैसे दूध है तो दूध में सॉल्यूट भी क्या होती है, द्रव होती है, सॉल्वेंट भी क्या होती है, द्रव होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, विलय भी द्रव होती है और विलायक भी क्या होती है, द्रव होती है। अब इसके बाद एक और कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो होती है एरोसॉल की, ठीक है, एरोसॉल, इसको इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है, एरोसॉल को कहा जाता है, एरोसॉल। तो एरोसॉल में होता क्या है, एरोसॉल में आपकी जो सॉल्यूट होती है वो आपकी गैस होती है, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूट होगी वो कैसे रहेगी, गैस रहेगी, और जो सॉल्वेंट होती है, सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूट जो रहती है वो आपकी सॉलिड रहती है और जो सॉल्वेंट रहती है वो आपकी गैसियस रहती है, गैस रहती है, ठीक है। ये होता है हम लोग का विलय और ये होता है हम लोग का विलायक। तो विलायक यहाँ पे जो रहती है, विलायक मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो उसको हम लोग विलायक कहते हैं या सॉल्वेंट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो इसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमेशा इसकी साइज़ ज़्यादा रहती है, किसी सॉल्यूट की साइज़ ज़्यादा रहती है सॉल्वेंट से, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती हैं वो सॉल्वेंट की ज़्यादा होती हैं,
है ना, हमेशा याद रखना विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है किसी भी विलयन में। तो यहाँ पर एरोसॉल में अगर बात करते हैं तो सॉल्वेंट जो होती है विलायक वो गैस रहती है, लेकिन सॉल्यूट जो रहती है वो सॉलिड रहती है। मतलब अगर साइज़ की बात करें तो पायस में जो साइज रहेगा वो द्रव का ज़्यादा रहेगा, किससे, इस सॉल्वेंट के द्रव से, ठीक है। एरोसॉल में अगर बात करते हैं तो साइज जो रहती है सॉलिड की ज़्यादा रहती है, किससे, गैसियस से, है ना। हालांकि जो क्वांटिटी वाइज अगर बात करें तो सॉल्वेंट मतलब गैस ज़्यादा रहेगी किसमें, एरोसॉल में, लेकिन साइज़ की अगर बात करें तो सॉलिड की साइज यहाँ पे गैसों की जो साइज़ है उससे ज़्यादा रहेगी। तो ये दो टाइप के आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। अब इसके बाद फाइनली हम लोग बात करते हैं कुछ प्रोसेस की, जैसे कि अभी दो प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था, एक होता था मेल्टिंग वाला और दूसरा होता था बॉइलिंग वाला। तो अगर यहाँ पर और बाकी प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँ तो जैसे कि प्रोसेस, ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड की, तो अगर यहाँ पे कन्वर्जन ठोस से द्रव में हो रही है, कहाँ से कहाँ, ठोस से अगर द्रव में कोई पदार्थ परिवर्तित हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं गलन। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गलन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सी होती है, गलन। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक बोलते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। दूसरा अगर यहाँ बात करें हम लोग लिक्विड से गैस की बात करते हैं, सॉरी लिक्विड से सॉलिड की बात, अभी तो सॉलिड से लिक्विड की बात करें, अब हम लोग लिक्विड से अगर सॉलिड की बात करें मतलब द्रव से ठोस की अगर बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग का हो जाएगा द्रव और ये हो जाएगा हम लोग का ठोस। तो द्रव से ठोस में अगर कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं इसको, हिमांक, या इसको हिमांक या इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का मेल्टिंग, यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, मेल्टिंग प्रोसेस होती है। ये हो जाएगी हम लोग की फ्रीजिंग प्रोसेस हो जाएगी। तीसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस की तो वो होता है जैसे मानते हैं अगर लिक्विड से गैसियस कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ से, द्रव से वाष्प या गैस में, ठीक है। द्रव से वाष्प या गैस में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेपोराइजेशन प्रोसेस। और अगर मान लो यहाँ पर यही चीज़ उल्टा हो रही है, मतलब गैस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, गैस मतलब वाष्प या गैस से ये द्रव में परिवर्तित अगर हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, या हिंदी में कहा जाता है संघनन, संघनन या इसको बोलते हैं कंडेंसेशन कहा जाता है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, और एक होती है जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में चली जाती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाती है, ठोस अवस्था से सीधे वो गैस अवस्था में जाती है बिना गलित हुए, बिना मेल्ट हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में जाए तो ये होते हैं सब्लिमेशन, या इसको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसका एग्जांपल अगर बात करूँ तो जैसे कपूर है, कपूर को आप लोग देखना, कपूर जैसे हीट वो अचीव करता है तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में आती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये जैसे इस एग्जांपल की बात करूँ तो सॉलिड से लिक्विड में अगर हम लोग जाते हैं, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को आप लोग हीट दो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होती है, गलित होती है, कहाँ से, बर्फ़ से पानी में, ठीक है। लिक्विड से अगर सॉलिड की बात करें तो जैसे पानी है, पानी को आप लोग फ्रिज में डाल दो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही क्या होता है, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉरी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज होना, हीम, ठीक है। लिक्विड से गैस जैसे पानी गर्म करते हैं, अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव कर लेता है तो ये डायरेक्ट कहाँ से कहाँ, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चली जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। और अगर गैस को या वाष्प जो होती है, स्टीम होती है, उसको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम करें, वहाँ से टेम्परेचर वहाँ से हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट करें तो वहाँ वो क्या होती है, गैसियस स्टेट से या वेपर स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में
कन्वर्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम लोग संघनन। और तीसरी जो पांचवी होती है वो होती है आपकी सॉलिड से गैसेस में डायरेक्ट कन्वर्जन होती है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ने इस लेक्चर में जो फिजिक्स की बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।